वर्कशीट नंबर 8 आपकी, ये आपकी 7th क्लास की, इसी के साथ आपकी हिंदी की भी वर्कशीट आई है तो मैं वो भी बनाऊंगी, तो आप ले लेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हु आई एम, मैं कौन हूँ। अब यह लिखा आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ हट, यानी झोपड़ी की छत पे, ऑन सपोर्ट ऑफ ब्रिज, यानी कि ब्रिज का जो सपोर्ट होता है वो, एंड सैंडविच ऑफ माँ के सैंडविच में, एंड इजिप्ट पिरामिड्स, और इजिप्ट के पिरामिड्स में, एंड इन अ क्राउन, किंग क्राउन, और बादशाह के ताज में मैं पाया जाता हूँ। हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो कौन हूँ? आई एम अ ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल हूँ। मार्क 3 नॉन कॉनिकल पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट हो विच डू नॉट लाई ऑन वन सेम लाइन, यानी वो पॉइंट्स जो एक सेम लाइन पे ना आए, ठीक है, अलग अलग जगह पे आए, ठीक है, और उनको आप ABC करके जॉइंट कर लेंगे आपस में, तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका ट्राइंगल। ओके, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, ये आपकी क्लोज फिगर है, यानी बंद फिगर है। 3 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे साइड्स है, कौन कौन सी? AB है, उसके बाद BC है, और उसके बाद CA है, ठीक है। वर्टिकल्स है आपके कौन कौन से? A, B और C, 3 वर्टिकल्स है। उसके बाद एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल्स भी हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, हम यहाँ पढ़ते क्या लिखा है? मीडियन, अ लाइन सेगमेंट जॉइंट अ वर्टिकल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल AD। जैसे अब आप यहाँ देखें कि जो ऐसे करके ट्राइंगल बने ना, इसके बीच से बिल्कुल सेंटर से जो सीधी लाइन जाती है, जो इस लकीर से इसको बिल्कुल सीधा जोड़ती है, ये आपकी मीडियन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ AD, ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना AD, या फिर आपका ये देखिए BE, या आपका FC या CF, ठीक है, एक ही बात है। ये आपके ABC जो ट्राइंगल है इसके मीडियंस है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑफ अ वर्ड फॉर्म अ वर्टिकल्स ऑफ द ट्राइंगल इट वाज अपोजिट साइड, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है एल्टीट्यूड, ठीक। अब अगला क्या लिखा है इन्होंने? थिंक, सोचिए, कैन एल्टीट्यूड बी ड्रॉ फॉर्म एनी वर्टिकल? यस, ठीक है। अब आपका जो एल्टीट्यूड है वो आप किसी भी वर्टिकल से बना सकते हैं, ठीक। अब अगला क्या लिखा है? देयर इज देयर मैनी डिफरेंस बिटवीन ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड? क्या मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में कोई डिफरेंस है? नहीं, इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखा है आपका? एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है ऑफ अ ट्राइंगल का इज फॉर्मेड व्हेन अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। अब क्या बोलते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में ये सारे जो एंगल होते हैं ये सारे इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एक्सटीरियर एंगल तब बनता है जब कोई लकीर आगे बढ़ जाए, क्या हो जाए? आगे बढ़ जाए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल तब बनता है, ठीक। अब यहाँ आपको ऐसे क्या लिखा है? ड्रॉ ए ट्राइंगल। अब आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है PQR। ये देखिए, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q और ये हो गया आपका R। इसी तरह से इसकी वन साइड जो है आपकी QR जो साइड है इसको प्रोड्यूस करके आपको S बनाना है। ये देखिए, हमने इसको पहले ही कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपका एंगल बन रहा है R के वर्टिकल्स में, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल होगा? PR और S करके आपका ये एंगल कहलाएगा। नेम द एडजस्टिंग एंगल ऑफ द PRS, ठीक है। कट आउट एंगल P, एंगल Q, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस तरह से ये आपको लिख दिया गया है, आप लोग इसे देख लेंगे। अब अगला क्या लिखा है देखिए, ये आपका सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए लिखा है ना, एंड द प्लेस दैम एडजस्टिंग कवर्ड, यानी एंगल R, यू विल बी ऑब्जर्व दैट, आप क्या देखेंगे? M, यानी कि एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, यानी एंगल PRS जो है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये देखिए PRQ नहीं PQR है ये, और उसके बाद है यहाँ पे S। तो अब जो ये वाला आपका एंगल है ये आपका क्या होगा? एंगल P और एंगल Q का जो जोड़ होगा वो वाला आपका ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन अ ट्राइंगल PQR, ये आपका एक ट्राइंगल है PQR इज D मीडियन। अब इसका D जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ QR। अब QR का मिड पॉइंट D है। अब आपको ये सारे बताने हैं आंसर कि PM क्या है, फिर आपको बताना है PD क्या है, फिर आपको बताना है कि QM और MR क्या बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ये तो आपको सामने ही दिख रहे हैं कि बड़े छोटे। उसके बाद आपको बताना है कि एंगल PM और R क्या है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर पहले इसका PM क्या है? परपेंडिकुलर है, लिख देंगे।
PD क्या है वो मीडियन है लिख देंगे। इसके अलावा ये बराबर नहीं है तो इसका आंसर नो लिख देंगे। और PMR जो है यानी M कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोला है इन्होंने कि आपका दूसरा क्वेश्चन है नेम द अपोजिट साइड ऑफ QPR। तो देखिए QP और इसकी ये हो गई R, ठीक है। तो इसका अपोजिट साइड क्या है, तो आप यहाँ लिख देंगे QR। क्या है, QR, ठीक है। तो लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल QPR इज QR। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल Z इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपको यहाँ पे जो ये Z है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें जो आंसर लिखाया गया है वो बहुत लंबे मेथड का है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट मेथड में इसी पे आंसर दिखा रही हूँ। देखिए अब आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखिए जो अंदर के दो अपोजिट एंगल होते हैं इनका जो सम होता है ये बाहर के एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इसमें आपको ये एंगल नहीं लेना होता है, सिर्फ आपके अपोजिट एंगल होते हैं। अब देखिए, लेकिन अगर यही हो कि हमें अपोजिट एंगल और ये एंगल दिया जाए, ये ना मिले, तो हमें इसमें से इसको माइनस कर देना होता है, ठीक। तो अब आप सिंपल से देखिए 115 में से 50 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर क्या बचेगा, 5 का 5 और ये 11 में से 6। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, Z आपका क्या निकलेगा, Z इज इक्वल टू 65 एंगल, फिर 65 डिग्री, ठीक है। तो आप सिंपल से इसको यहाँ से लिख लेंगे, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रियल एंगल X। अब आपको एक्सट्रियल एंगल X की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का सम जो है वो ये निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे करके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर, देखिए साफ साफ लिखती हूँ, सम SUM सम OF ऑफ INTERIOR इंटीरियर ANGLE एंगल, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका X, ठीक है। तो अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 50 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। बस, तो अब X की पावर क्या X की वैल्यू क्या निकली, 120 डिग्री। कर लेंगे आप लोग। चलिए इस तरह से आप लोग इसे भी लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट 5 ट्रायंगुलर शेप दैट यू सी इन डेली लाइफ। अब आपको 5 ऐसे ट्रायंगुलर शेप को लिखना है जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये आपका क्या है, सैंडविच, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख लेंगे। ये आपका वाटरमेलन यानी तरबूज, फिर ये समोसा, पिज़्ज़ा और बिस्किट, ये सब आप देख सकते हैं। आपको ट्रायंगल या जो आपका त्रिभुज आकार है उसमें आपको ये मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट होती है। चलिए अब हिंदी की वर्कशीट देखते हैं। तो आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे और विषय डाल देंगे। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर हिमालय की बेटियां, ठीक है। कक्षा डाल देंगे 7वीं, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा है देखिए, यहाँ गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी अब आपको ये गद्यांश जो दिया गया है, ये पैराग्राफ, इसको अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। क्या लिखा है, इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं कि, अब देखिए आपको पता चल गया इस पाठ के रचयिता कौन है, नागार्जुन जी हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। यानी अब देखिए यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उन्हें जब तक मैंने दूर से देखा तो वो ऐसे लगती हैं कितनी शांत, कितनी गहराई में डूबी हुई है ना। लेकिन दूर से देखने पे मुझे ऐसे लगती थी और मैं उनको कैसे मानता था, मैं उन्हें आदर और श्रद्धा की नज़र से देखता था, ठीक है। और इसके अलावा मैं उनको माँ और दादी, जैसे वो अपनी माँ, दादी या मौसी और मामी का सम्मान करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम उनका भी सम्मान करते थे और उनकी गोद में डुबकियाँ लगाते थे। अक्सर लोग नदियों में जाके नहाते हैं ना, यहाँ पे वही बात हो रही है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। यानी अब जब वो हिमालय के करीब गया और उसने वहाँ जाके उन्हें देखा तो वो उन्हें कुछ अलग रूप में नज़र आई। जैसे मैं हैरान था,
जब उसने ये चीज़ देखी तो वो हैरान हो गया कि अरे, जिसे मैं इतना सरल स्वभाव का, इतना शांत समझता था, इतनी गहराई में डूबा हुआ समझता था, वो कैसी निकली। वो देखिए कैसे निकली, वो और भी अच्छी निकली। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। ठीक, क्योंकि देखिए जब ये ऐसे करके पहाड़ों के अंदर से निकलती है ना, तो ये पतली होती हैं। ठीक, और जैसे ये खुले हुए इलाके में आती हैं तो ये और अपने आप को खोल देती हैं। ठीक, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जब आप इन्हें समतल मैदानों में देखेंगे, यानी प्लेन इलाकों में देखेंगे, यूपी, दिल्ली, बिहार, इन जगहों पे देखेंगे, तो ये आपको बहुत विशाल नज़र आएंगी। और आप लोग ने भी सिग्नेचर ब्रिज तो देखा ही होगा, तो उसके नीचे देखिए यमुना नदी बहती है, तो अब आप देख सकते हैं वो कितनी बड़ी लगती है। लेकिन जब आप उसे हिमालय के पास जाके देखेंगे ना, तो वो आपको बहुत छोटी सी नज़र आएगी। ऐसा लगेगा जैसे कितनी पतली सी कोई चीज़ निकलती हुई जा रही है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। अब देखिए, क्योंकि जब पहाड़ी इलाके होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे ऊबड़ खाबड़ इलाका होता है। तो पानी यहाँ से गिरा तो यहाँ से उछला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से थोड़ी देर सीधा चला, फिर उछला, ये चीज़ें होती ना। इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि जिन्हें मैं बूढ़ा समझता था, जिन्हें मैं ये सोचता था कि ये बहुत ख्यालों में खोई हुई हैं, बहुत समझदार हैं, वो असलियत में एक बच्चे की तरह हैं, कूद रही हैं, खिलखिलाकर हंस रही हैं, है ना। इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है। इनकी ये भाव भावी, इनकी उल्लासा कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब ये कहते हैं कि ये जो इनकी खिलखिलाकर हंसना है, उछलना कूदना है, जब ये मैदानी क्षेत्र में आता है तो ये उल्लास इनका कहाँ चला जाता है। तो देखिए असली बात क्या है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो जो पहाड़ी इलाका होता है ना, वो ऊबड़ खाबड़ होता है, इसीलिए पानी उछलता आता है। लेकिन जब आप प्लेन एरिया में आएंगे तो ये प्लेन है, तो पानी सुकून से प्लेन बहेगा, है ना। तो उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि मतलब जब मेरा ध्यान किसी लड़की पे या किसी कली पे अटकता है, या पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं देखूं और मुझे वो सुकून मिले जितना कि किसी बेटी को, किसी बच्चियों को देख के मुझे मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है, पहला प्रश्न आपका पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है, यानी इसमें किसकी बातें हो रही है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है, यानी कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। चलिए पढ़ते हैं। आप लिख लेंगे, इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज की बात की गई है। तीन ही नदियों का जिक्र आया है ऊपर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखता है। यानी कि देखिए, नदियों को गंगा माँ, है ना, या इनको माँ, गंगा को तो माँ माना जाता है। ठीक, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है कि लोग गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन लेखक जो है हमारे नागार्जुन जी, वो इनको माँ के अलावा और किन किन रूपों में देखते हैं, उसको लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से लिखेंगे कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन जी जो हैं वो उन्हें माँ और दादी, मौसी और मामी के रूप में भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थीं। अब यहाँ लिखा है, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थीं। ठीक है, जैसे समृद्ध महिला की भांति प्रतीक होती थी, जैसे कोई बहुत सुलझी मिजाज की, है ना, कोई बहुत खोई हुई, बहुत अच्छी औरत के उसमें नजर आती थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लिखा है, देखिए, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, जैसे उसमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, कोई भी प्रकार के पदार्थ उसमें नहीं डालने चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें उसमें नहीं डालना चाहिए।
नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए, इसके अलावा जानवरों के नहाने पर भी रोक लगाना चाहिए आदि। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये लिख दी है, आप लोग चाहें तो इसको भी लिख ले। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।